साथ साहब, आपको वजीर आजम की स्टेटमेंट कैसी लगी, उनका बयान कैसे लगा, स्पीच कैसी लगी? कुड इट बी एनी बेटर? देखिए, इसके अंदर बहुत सारी सिंबलिज्म थी जो कि करनी पाकिस्तान को जरूरी थी। वजीर आजम साहब ने यह बयान अपने कमरे के अंदर बैठ के नहीं दिया। तालियों की आवाज वहां तक पहुंच पीएमए रही की है पासिंग आउट। मैडम, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते। हम आपको मिस कर रहे हैं ना, अगर आप यहाँ होती हम करते। भारत के साथ मैं तो साथ साथ की स्टेटमेंट पे ताली बजाई, मैंने कहा पता नहीं मेरी ताली की आवाज उन तक पहुंची या नहीं। नहीं मैडम, ये ताली बजाने का वक्त ही नहीं है। पाकिस्तान में जंग लगने वाली है, ये ताली या लगी हुई है, ये तालियां बजाने का वक्त ही नहीं है। तो हम थोड़ी सीरियस बात करना चाहते हैं। आप शायद हमें इसमें नोक झोंक करना चाहती हो, हम नोक झोंक नहीं करना चाहते। आप भी पाकिस्तानी, हम भी पाकिस्तानी, हम थोड़ी सी सीरियस बात करना चाहते हैं। अपनी सियासत हम बाद में करते रहेंगे। गुजारिश ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट थी उसके अंदर ऑप्टिक्स का बड़ा जरूरी किरदार था। उन्होंने ये तकरीर सामने अताउल्लाह तारड़ और मंसूर अवान को बिठा के नहीं की, क्योंकि उसकी कोई वक़्त नहीं होती। जैसे कि कल की जो मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट थी उसकी तकरीबन कोई वक़्त नहीं थी। उन्होंने ये इस तकरीर की पीएमए की पासिंग आउट परेड पे, यानी कि जहां पे पाकिस्तान अपनी अस्करी फोर्स को डिस्प्ले कर रहा था, जहां पे हम ये दिखा रहे थे कि हमारे पास सीने भी हैं, जवान भी हैं, हम ये आखिरी बूंद तक लड़ेंगे, उस फोरम पे जाके उन्होंने एक तकरीर की। ये सिंबलिज्म बड़ा ज़रूरी था और बड़ी अच्छी बात है कि वज़ीर आज़म साहब ने इस तरह की तकरीर की। ट्रू। हमें कल से ये गुजारिश कर रहा हूं और आज भी हमारी यहां से आगे देखें, हम जिंगोइज्म के अंदर तमाम दुनिया की तरह हमें अपनी अफवाज के ऊपर भरोसा है। हमारा 2019 के एक्सपीरियंस से ना उस भरोसे को यकीन में तब्दील कर दिया कि अगर एक काइनेटिक वॉर होगी तो हम उसके अंदर दुश्मन को धूल चटाएंगे। ये हमारा अकीदा 2019 से पहले भी था, 2019 में भी था, आज भी है, इंशाल्लाह कल भी रहेगा इंशाल्लाह। इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं। लेकिन हमें एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की तरह, हम जहां पे मोदी की फैशिज्म को गालियां निकाल रहे हैं और निकालनी चाहिए, जहां पे हम हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और करना चाहिए, जहां पे हम कश्मीर के साथ हैं और कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं जो कि कश्मीर की तरफ से मुंह मोड़ सके, और ना ही मेरा ख्याल है कि कोई किसी इसके अंदर ना पॉलिटिकल पार्टी का, ना लिसानियत का, ना सूबे का, ना किसी चीज़ का इसके अंदर फ़र्क नहीं है। सब लोग समझते हैं कि कश्मीर हमारी शहरग है और हम सब अपनी जान देने को तैयार हैं इसके लिए। बेशक। लेकिन यहाँ से आगे, इस बात से आगे हमें अपनी हुकूमत से कुछ बुनियादी सवाल पूछने हैं ताकि हम एक नेशनल स्ट्रैटेजी बनाएं। बसद एहतराम इस बात को हमें ज़हन में रखना चाहिए कि एक ऐसी हुकूमत है जो कि चले, अगर आप फॉर्म 45-47 की बहस में ना भी जाएं तो फिर भी एक ऐसी हुकूमत है जिसकी अगर मेजॉरिटी पॉपुलेशन उसके साथ, अगर उसके खिलाफ नहीं है, तो भी एक लार्ज चंक है, वो 10% है, 20% है, 30% है, 40% है, जो इस हुकूमत के साथ नहीं है। वो बलूचिस्तान के अंदर भी एक तहरीक चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो गिलगित में भी कर रहे हैं, वो केपी में भी कर रहे हैं। हमें इस तरह की सीरियस सिचुएशन के अंदर अपनी हुकूमत से हुब्बुल वतनी में पाकिस्तान के दिफा में कुछ सवाल पूछने चाहिए, और वो सवाल ये हैं जी। उनमें से कुछ सवाल ये हैं, ठीक है, कि इस बात का यकीन रखते हुए कि काइनेटिक वॉर जो मिलिट्री बैटल है, को वो कन्वेंशनल हो या नॉन कन्वेंशनल हो, हम उसमें हम जीत जाएंगे। हम माजी में भी 2019 की एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा हमारे सामने है। लेकिन यहां से आगे जो नॉन काइनेटिक अफेयर है, जो डिप्लोमेटिक अफेयर है, कि आप रैली करेंगे दुनिया को कहने के लिए कि ये वो जुल्म कर रहे हैं, फॉल्स फ्लैग था, हमारे खिलाफ ये एक नैरेटिव ऑपरेशन किया जा रहा है, अपनी तरफ फॉल्स फ्लैग करके हमारे ऊपर हमला आवर होने की कोशिश की जा रही है, जैसे 2019 में की गई थी, जैसे 2001 के पार्लियामेंट के अटैक के अंदर जब इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर दिसंबर 2001 में अटैक हुआ था, वो भी फॉल्स फ्लैग अटैक की तरह की गई। ये इस बात को इंटरनेशनल कम्युनिटी को कायल करने का कोई डॉसियर है। इसहाक डार साहब की कोई मीटिंग सेट हो गई है, कल वो चीन जा रहे हैं, नहीं जा रहे, परसों वो सऊदी अरब होंगे, नहीं होंगे, वो अमेरिकन के साथ कब मिल रहे हैं, वो रूस को क्या कहेंगे, वो फ्रांस को क्या कहेंगे, ब्रिटेन, इसका क्या मॉडल है? पहली बात, हमें अपनी हुब्बुल वतनी में सवाल पूछना चाहिए। दूसरा ये कि वो लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ एक लॉफेयर की कैंपेन करने लगे हैं, यानी कि वो कहते हैं, इलीगली कहते हैं, गलत कहते हैं कि हम एक बायलैटरल ट्रीटी जिसकी इंटरनेशनल गवर्नेंस के स्ट्रक्चर के अंदर वर्ल्ड बैंक उसकी गारंटर है, हम उसको यूनिलैटरली अंडू कर रहे हैं। तो इसके अंदर एक लॉफेयर करनी पड़ेगी, कहीं मुकदमा फाइल करना पड़ेगा, किसी को कहना पड़ेगा, वर्ल्ड बैंक की तरफ से इंडिया को प्रेशर करवाना पड़ेगा कि अगर आप ये करेंगे तो हम आपकी बाकी 4 चीजें बंद कर, कुछ कहना पड़ेगा ना।
जैसे उन्होंने FATF के अंदर किया पाकिस्तान के साथ, भारत ने वो तो एक्सेप्ट करते हैं, अजीत देवल की स्टेटमेंट है इसके ऊपर कि हमने FATF के अंदर पाकिस्तान को फंसाई रखा। हमारा लॉफेयर में क्या स्ट्रैटेजी, ट्रीटी को लेकर खासतौर पर, इंडस वाटर ट्रीटी को लेके, वर्ल्ड बैंक को लेके, डिप्लोमेसी को लेके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस ट्रीटी के अलावा भी जब हम इस बात को तस्लीम करते हैं और हमें करना चाहिए कि किसी भी मुल्क का पानी रोक देना एक वॉर क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इसको कहते हैं IHL के अंदर, ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। यानी कि इसके अंदर किसी कानून का होना जरूरी नहीं, ये नहीं कि कोई मखसूस ट्रीटी होगी जिसके नीचे इसकी वायलेशन होगी। ICJ के पास अपनी इक्विटेबल जुरिस्डिक्शन के अंदर इस तरह के रिलीफ ग्रांट करने की पावर है कि अगर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी, अगर जेनोसाइड हो रही हो या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा, तो उसमें हमारी क्या स्ट्रैटेजी है? क्या हम एहसन भून और आजम तारड़ और मंसूर अवान जैसे अक्लमंदों के पे रहेंगे? क्या हम इंटरनेशनल लॉ फर्म्स को हायर कर रहे हैं? क्या हम इसके ऊपर कोई कंसर्टेड लीगल स्ट्रैटेजी बनाएंगे? क्या नेशनल कंसेंसस होगा? इससे आगे अगर खुदा ना खास्ता जंग काइनेटिक हो गई किसी वजह से, नॉन काइनेटिक भी हो, तो जैसे कि हम जानते हैं कि सिर्फ फौजें जंगें नहीं लड़ती, कौमें जंगें लड़ती हैं, कौम जंग लड़ती है। और हम इस बात को भी तस्लीम करते हैं कि पिछले हफ्ते तक कौम की बहुत सारे लोग इस हुकूमत से मुतनफ़र थे, ख्वाह बलोचिस्तान में हो, ख्वाह सिंध के अंदर पानी के ऊपर वो चल रहे हों, ख्वाह KP के अंदर मसले चल रहे हों, पंजाब के अंदर भी बहुत से मसले चले, हमारे दीगर AJK-GB के अंदर भी मसले अनफॉर्चुनेटली चलते रहे पिछले कुछ अरसे में। हुकूमत के पास क्या स्ट्रैटेजी है इस डायस्पोरा को इकट्ठा करने की? आप सिर्फ इस बात पे तकिया नहीं कर सकते, ना करना चाहिए किसी भी मुस्बत हुकूमत को कि जी क्योंकि इंडिया से लड़ाई है तो लोग ऑटोमेटिकली साथ हो जाएंगे। ठीक है, लोग ऑटोमेटिकली साथ हैं क्योंकि वो हमारा दुश्मन है, आप हमारी हुकूमत है, लेकिन इस वक्त में आपको कुछ रीच आउट करना चाहिए, लोगों से कुछ बात करनी चाहिए, उनको अपने नेशनल फोल्ड में लाना चाहिए, क्योंकि फौजें सिर्फ जंगें नहीं लड़ती, कौमें जंगें लड़ती हैं। तो ये हुकूमत कौम को इकट्ठा करने के लिए क्या कर रही है? ठीक, इस तरह के कुछ सीरियस सवाल हैं। नैरेटिव वॉरफेयर, ठीक, अब हम बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल वॉर के अंदर जो मल्टी डिसिप्लिनरी वॉर होती है, जिसको हाइब्रिड वॉर भी कहते हैं, दीगर चीजें, 5th जनरेशन वॉरफेयर भी कहते हैं, उसके अंदर नैरेटिव की एक बहुत बड़ी कहानी है। क्या नैरेटिव वॉरफेयर को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत की कोई स्ट्रैटेजी है कि अवाम को ऑन बोर्ड करके ट्विटर को खोला जाए ताकि पाकिस्तानी लोग जवाब दे सकें हिंदुस्तान के लोगों का? क्या हम इस नैरेटिव वॉरफेयर के अंदर इंटरनेशनल एजेंसीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं? क्या हम कहीं प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं? हम कोई डॉसियर, हमारा क्या? ये जो सवाल हैं काइनेटिक वॉर से अलावा, जो आपको याद होगा नेशनल एक्शन प्लान की, अगर हम एक सेकंड के लिए एग्जांपल लें, नेशनल एक्शन प्लान के कोई 25 के करीब आइटम्स थे जिसमें से 4 या 5 अस्करी थे, बाकी तो सारे गवर्नमेंट के करने वाले थे, जिसके अंदर हमने सिंगल नेशनल कैरिकुलम, दीगर चीजें की। और हर दफा जब हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पे बात होती है तो हम इस बात को वाजे करते हैं कि अस्करी और सिक्योरिटी एजेंसीज तो अपना काम कर रही हैं, वो काम जो गवर्नमेंट का करने वाला था, जो हार्ट्स एंड माइंड्स की बैटल थी, उसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, यही फॉर्मूला इसके ऊपर भी लगेगा। अस्करी तो हम इंशाल्लाह ताला जंग जीत जाएंगे, हमें इस बात का यकीन है, हम सब लड़ेंगे अपनी अफवाज के साथ, लेकिन कौम को इकट्ठा करने में, लॉफेयर में, डिप्लोमेसी में, नैरेटिव में गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस बात को अभी तक क्लियर नहीं किया गया। ठीक है।